नमस्कार साथियों, आर एस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आपको बता दें कि कुछ वैकेंसीज प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं जो कि नर्सिंग कैंडिडेट के लिए हैं और यूपी के कैंडिडेटों के लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। एक तो एनएचएम और एक नॉरसेट। नॉरसेट और एनएचएम दोनों वैकेंसी यूपी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी एनएचएम की डिटेल हम बता देते हैं। यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी है 2445 वैकेंसी है और उन वैकेंसी में एसएनसीयू केएमसी, एनबीएसयू, एनआरसी, एसएनसीयू, स्टाफ नर्स मैटरनल हेल्थ, स्टाफ नर्स प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम में, ठीक है, इस तरह काफ़ी सारी वैकेंसी डिवाइड की हुई है। लेकिन जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 2445, ठीक है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी वैकेंसी डिवाइडेड है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी वैकेंसी डिवाइडेड है। इसके जो फॉर्म है वो 20 अक्टूबर से चालू हो गए हैं। 20 अक्टूबर से इसके फॉर्म चालू हो गए हैं। 9 नवंबर लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहे तुरंत भरिएगा। लास्ट डेट का वेट ना करते हुए फॉर्म पहले फिल कर लें, ठीक है। इसके अलावा इसमें सैलरी का भी दिया हुआ है 20,500, 20,500, इन चारों का 20,000, चारों पाँचों का 20,500 है। अदर का 20,013, 20,000, 19,101। इस तरह वैकेंसी जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें प्रायोरिटी 20,500 वालों को दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जब ये फॉर्म आप फिल करेंगे तो इसमें आपको यूपी का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट यूपी के हैं और उनके पास यूपी का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है तो ही वो फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं आया है वो फॉर्म अभी नहीं फिल कर पाएंगे। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है जो यूपी एनएचएम में फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर उनके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है तो ही भर पाएंगे। और तब भी वो लोग 5% में काउंट होंगे। कितने परसेंट में? 5% में। अदर स्टेट के कैंडिडेट 5% में ही काउंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी आपकी आई हुई है नॉरसेट की। नॉरसेट की वैकेंसी आपकी एम्स की, जो कि सारे एम्स की एक कॉमन एग्ज़ाम होती है। कॉमन एग्ज़ाम होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नॉरसेट। ये जो एग्ज़ाम है ये सारे एम्स की एक ही एग्ज़ाम होगी। बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा एम्स चूज़ करना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रायोरिटी के हिसाब से आपको एम्स में ज्वाइनिंग मिलेगा। आप जिस एम्स में ज्वाइनिंग चाहते हैं और उस एम्स में ज्वाइनिंग के लिए आपके पास पर्याप्त मार्क आए हुए हैं तो आपको वो एम्स की प्रायोरिटी दे दी जाएगी। इस तरह एम्स की वैकेंसी भी आई हुई है जिसकी एज है 21 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक का कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के 30 वर्ष तक के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके अलावा भी जो एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेटों को जो छूट मिलती है वो भी नॉर्म के अकॉर्डिंग छूट दी गई है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो अनुमानित वैकेंसी लगभग 5 से 6 हज़ार अनुमानित वैकेंसी एम्स की है। अनुमानित 5 से 6 हज़ार वैकेंसी है। और जो जनरल कैंडिडेट की जो फ़ीस है 3,000 रुपये है और एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस है 2,500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म की लास्ट डेट 20 नवंबर, सॉरी, एग्ज़ाम की डेट 20 नवंबर है और फॉर्म की लास्ट डेट आपको अभी कुछ ही दिनों में फॉर्म की लास्ट डेट है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में दिया गया होगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। तो आप लोग अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा लास्ट डेट का वेट ना करते हुए। और 20 नवंबर बहुत ही कम समय का आपको समय दिया गया है, बहुत ही कम समय आपको दिया गया है।
आपकी जो रेगुलर तैयारी चल रही थी उस रेगुलर तैयारी में आपको स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। साथ में ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से भी वैकेंसी आई हुई है, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से, डॉक्टर सफदरजंग हॉस्पिटल से, कलावती से, लेडी हार्डिंग से। ये चारों कॉलेज की वैकेंसी भी एम्स नॉरसेट के अकॉर्डिंग ही होगी। एम्स नॉरसेट इसी एग्ज़ाम से इन चारों की वैकेंसी को फिल किया जाएगा, जिसमें टोटल वैकेंसी है RML की 31, सफदरजंग की 529, कलावती की है 29 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की 89 वैकेंसी। ये सारी वैकेंसी भी नॉरसेट के थ्रू भरी जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नॉरसेट की वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपके पास मिनिमम GNM कैंडिडेट के लिए, मैं GNM कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, GNM कैंडिडेट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस GNM कैंडिडेट को 50 बेडेड हॉस्पिटल का, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और BSc नर्सिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ठीक है। तो आप GNM कैंडिडेट जो भी कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग अगर वर्क कर रहे हैं तो मिनिमम जिस हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं वो 50 बेडेड होना चाहिए। अगर 50 बेडेड आप हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में ही काम करें, उससे छोटे हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में अवॉइड करें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की बहुत नीड है, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो RML और सफदरजंग वाली वैकेंसी है, ये वैकेंसी इन सब में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इस वैकेंसी में 1 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, इसमें भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, देखिए ये लिखा हुआ है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए GNM कैंडिडेट के लिए। और BSc नर्सिंग कैंडिडेट के पास नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है बस। और GNM के साथ साथ भी आपको नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है INC में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। आप कहीं से भी है, चाहे UP से भी हैं, राजस्थान से, बिहार से, जहाँ से भी आप लोग हैं वहाँ से आप लोग कहीं का भी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे बिहार नर्सिंग काउंसिल में हो, चाहे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में हो, चाहे UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप नॉरसेट वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं हम आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दें। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये कि RS नर्सिंग करियर पॉइंट आपके लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स लाया है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स नॉरसेट 2021 के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चन सेशन करवाया जाएगा, डेली क्वेश्चन सेशन करवाया जाएगा। और डेली क्वेश्चन सेशन में के साथ साथ आपको इसमें 15 टेस्ट भी फ्री में दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट ये ऑनलाइन क्वेश्चन सेशन परचेज करेगा उसको मिनिमम 15 टेस्ट फ्री में दिए जाएंगे। 1599 इसकी रेट है, फीस है, जो कि आपको पे करना होगा ये क्वेश्चन सेशन अटेंड करने के लिए। और उसके लिए डेमो क्लास हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि हम किस लेवल की तैयारी आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको साथ में 15 टेस्ट, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा। जो एग्ज़ाम में आएगा वो 200 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आएगा वो 200 क्वेश्चन आएंगे, बट इस टेस्ट में जो रहेगा 100 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट में। उसके अलावा जो जनरल इमरजेंसी, जो एम्स के अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न रहेगा। और एम्स के पेपर की मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि एम्स का जो पेपर है वो पेपर रहता है, आपको जब भी आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे 100% है कि आप लोग कहेंगे बहुत अच्छा पेपर था, बट उसमें प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग पर भी फोकस करिएगा। ये जो टेस्ट लेंगे इसमें आप ट्राई करिएगा कि आप कम से कम नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें, जिससे कि आप लोग वहाँ भी जब एम्स का पेपर देंगे उस टाइम भी आप कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें।
ठीक है। तो इस टेस्ट के जो टेस्ट होंगे इन सब में हम 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। आपको बिल्कुल आपके सामने जिस तरह एम्स का पेपर खुलेगा इसी तरह यहाँ भी पेपर आपका उसी तरह खुलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको कंट्रोल करना सीखना है इन्हीं टेस्टों से। उसके अलावा कि क्वेश्चंस जो आएंगे कम से भी कम 70 से 80 क्वेश्चन आपको इजी रहेंगे। 70 से 80 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल इजी रहेंगे, बिल्कुल इजी, जिसको हर कोई कैंडिडेट करेगा। और उन्हीं क्वेश्चंस को देखकर आप कहेंगे कि सर पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन उसमें प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, वीडियो बेस्ड भी रह सकते हैं। पिछली बार तो नहीं दिए थे, लेकिन वीडियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो इन सब जो टेस्ट हम 15 टेस्ट ले रहे हैं इन सब में भी वीडियो बेस, इमेज बेस और प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन सेशन होगा इस क्वेश्चन सेशन में भी हम वीडियो बेस, इमेज बेस क्वेश्चन कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करिए और जल्दी ही परचेज कर लीजिएगा ये कोर्स, क्योंकि जितना लेट होंगे आप लोग खुद होंगे, ठीक है। ये सारे आरएस नर्सिंग, ये सारे जो स्टडी मटेरियल है, ये सारा स्टडी मटेरियल आरएस नर्सिंग कोचिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल रहेगा। आरएस नर्सिंग कोचिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा। और जो कोर्स जो आपने क्रैश कोर्स जो लिया है, ये स्टडी के लिए क्वेश्चन सेशन लिया है, ये क्वेश्चन सेशन आपके लिए 1 साल के लिए आपके ऐप में ऐड रहेगा। तो आप 1 साल तक ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में हम ध्यान रखेंगे कि एनएचएम का पार्ट भी आपका कवर होगा, ठीक है। तो जो मैं 70 से 80 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे 70 से 80 क्वेश्चन जो सीधे सीधे मैं जो बता रहा हूँ, ये सीधे क्वेश्चंस नहीं रहने हैं, इनका जो पार्ट है वो एनएचएम का भी कवर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं साथ में एनएचएम को भी कवर करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए और रेडी रहिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स के लिए। 1 महीना आपके पास बचा है। 1 महीने की मेहनत में आप जितना कर पाएंगे वो आप खुद पे डिपेंड करेगा, कितना कर पाते हैं आप और कितनी मेहनत आप कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि ये आपको भी पता होगा, आप अपने माता पिता की एक उम्मीद हो और काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं, तो उस मेहनत पे खरा उतरना है। और इसमें 80-20 का रेशियो भी है, 80-20 का रेशियो है नॉर्सेट में, तो 80% गर्ल्स इसमें लगेंगी, ठीक है। तो आप लोग उसी बेस पे, अगर बॉयज़ है तो उसी बेस पे थोड़ा सा पढ़ाई भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, और गर्ल्स है तो वो भी अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा। नहीं तो 80 का मतलब ये नहीं है कि आप लोग तुरंत सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके लिए भी बहुत मेहनत की नीड है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो क्वेश्चन सेशन होंगे हमारे, तो इस तरह से होगा कुछ कि हाउ डज द नर्स एक्सपेक्ट द यूरिन दैट इज कलेक्टेड फॉर ए रूटीन यूरिन एनालिसिस टू अपियर इन क्लाइंट डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बता रहा है कि एक नर्स है वो एक्सपेक्ट कर रही है, रूटीन यूरिन एनालिसिस कर रही है, एक पेशेंट है जो डायबिटीज़ इंसिपिडस का है। डायबिटीज़ इंसिपिडस होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन करवाना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको सीधा सीधा राइट आंसर बता दूँ, मतलब राइट आंसर से नहीं है। हमको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने का मकसद ये कि आप अपना माइंड बिल्कुल ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये जो बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 101% एग्ज़ाम में मिलेगा। क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, लेकिन इसमें कम से भी कम 8 से 10 क्वेश्चन हम निकालेंगे, कम से भी कम 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तैयार रहिएगा, माइंड शार्प रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक बार थोड़ा सा भी मिस होता है तो रिपीट उसको सुनिएगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है
डिक्रीज एडीएच हार्मोन की वजह से। डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? डिक्रीज एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है किसकी वजह से? वेसोप्रेसिन की कमी की वजह से। ठीक है, इससे क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रीअब्जॉर्प्शन। मैं क्या बात कर रहा हूँ? रीअब्जॉर्प्शन। री पे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बात बता दूं, थोड़ा सा नेफ्रॉन का एक थोड़ा सा पार्ट बता दूं आपको। ये आपका एफरेंट आर्टियोल, ये आपका एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल, यहाँ आर्टरी के गुच्छा तो क्या होगा? ग्लोमेरुलस। यहाँ क्या होगा? ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके अलावा इधर की साइड इफ्रेंट आर्टेरियल। इफ्रेंट आर्टेरियल होगा वो इससे नैरो होगा, एफरेंट से। इफ्रेंट आर्टेरियल वो नैरो होगा। और यहाँ क्या है आपका? ग्लोमेरुलस। ये क्या है आपका? ग्लोमेरुलस। ये एफरेंट आर्टेरियल, ये इफ्रेंट आर्टेरियल। ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, उसके अलावा ये बॉमन कैप्सूल, ये क्या हो गया? बॉमन कैप्सूल। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा नेफ्रॉन का पार्ट है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला था? रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। और एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर का एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। पहले हम लोग थ्योरी में लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्मॉल इंटेस्टाइन थ्योरी में है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर मैं बात करूं तो 55% ड्यूओडेनम में हो जाएगा, ड्यूओडेनम में। ठीक है, फिफ्टी 55% वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ड्यूओडेनम में। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूँ तो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में? पीसीटी में। कौन से पार्ट में? पीसीटी में। ठीक है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हर एक क्वेश्चन आपके कवर होते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन से यहाँ कवर होते रहेंगे कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो कहाँ? ड्यूओडेनम में। और अगर बात करें रीएब्जॉर्प्शन की तो पीसीटी।
कहाँ होगा? पीसीटी में। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? पीसीटी में। ठीक है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? भाई लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो कौन से पार्ट में होगा ज़्यादातर? असेंडिंग कॉलोन में। कौन से कॉलोन में? असेंडिंग कॉलोन में। तो असेंडिंग कॉलोन में आपका लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और एक इससे क्वेश्चंस बन कर आता है, एक क्वेश्चन इससे बन कर आता है कि अगर असेंडिंग कॉलोन में, अगर असेंडिंग कॉलोन में क्या होते हैं? कोलोस्टोमी की गई। क्या की गई? कोलोस्टोमी। अगर असेंडिंग कॉलोन में कोलोस्टोमी की गई तो कैसा स्टूल देखने को मिल सकता है पेशेंट को? तो कैसा स्टूल देखने को मिल सकता है? देखिए यहाँ अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और एब्जॉर्ब पानी नहीं हुआ है तो कैसा स्टूल देखने को मिलेगा? वहाँ पे जो स्टूल में से लिक्विड अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा तो कैसा मिलेगा? लिक्विड स्टूल। कैसा कैसा स्टूल देखने को मिलेगा? लिक्विड स्टूल। कैसा स्टूल देखने को मिलेगा? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, लिक्विड स्टूल देखने को मिलेगा अगर आपने असेंडिंग कॉलोन में क्या की? कोलोस्टमी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस एम्स में बनते हैं कि असेंडिंग कॉलोन में अगर आपके कोलोस्टोमी की गई तो स्टूल का कलर का, स्टूल किस टाइप का मिलेगा? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन का एनालिसिस करें तो आपको यूरिन का कलर कैसा मिलेगा। इस तरह के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको थोड़ा सा माइंड में सोचने को मजबूर करें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एम्स में मिलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टूल की मैं बात कर रहा था कि लिक्विड स्टूल किससे कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपका? असेंडिंग कॉलोन में कोलोस्टोमी करने पर। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यूरिन कंसंट्रेट कहाँ होता है? यूरिन कंसंट्रेट कहाँ होता है? यूरिन कंसंट्रेट कहाँ होता है? ऑप्शन पीसीटी, ऑप्शन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए, आपके अकॉर्डिंग आप लोग आपका आंसर दीजिए। तो यूरिन कंसंट्रेट कहाँ होता है? अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा, तभी आप लोग आंसर पे बढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है कौन सा आंसर दे रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। क्या जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि 7 से 8 लीटर पानी यहाँ पहुँचता है और 7 से 8 लीटर पानी में से को एब्जॉर्ब करके लगभग 1 से 1.5 लीटर ये क्या बना देगा? आपका यूरिन बना देगा। ठीक है, तो यूरिन को कंसंट्रेट कौन करेगा? आपका कलेक्टिंग डक्ट। राइट आंसर आपका कलेक्टिंग डक्ट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस मैंने बताया था कि डिक्रीज एडीएच, डिक्रीज बेसोप्रेशन हार्मोन की कमी की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस। और ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कितने प्रकार का होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस कितने प्रकार का होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस एक तो न्यूरोजेनिक भी होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक भी होगा। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ इंसिपिडस है। कौन सा? न्यूरोजेनिक इंसिपिडस। मोस्ट क्वेश्चंस कवर करिए। मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ इंसिपिडस कौन सा? न्यूरोजेनिक।
कौन सा? न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या होता है भाई न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस? हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में डैमेज होने की वजह से न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। क्या होगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस में डैमेज की वजह से। और हाइपोथैलेमस की डैमेज की वजह से क्या होता है? हाइपोथैलेमस में अगर डैमेज होगा तो डिक्रीज क्या होगा? एडीएच, डिक्रीज एडीएच होगा, क्योंकि जो एडीएच का जो फॉर्मेशन होता है, एडीएच जो बनता है कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपको क्वेश्चंस माइंड में रखने के लिए हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कि एक तो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हाइपोथैलेमस की में डैमेज होता है की वजह से होता है, हाइपोथैलेमस में डैमेज की वजह से होगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस में डैमेज की वजह से डैमेज, ठीक है। और हाइपोथैलेमस डैमेज की वजह से क्या होता है? डिक्रीज एडीएच। और डिक्रीज एडीएच तो क्या होता है? पॉलीयूरिया। इसकी वजह से क्या होगा? पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया होगा। और अब हम बात करते हैं कि जो एडीएच है, एडीएच कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। और स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एक खास बात है कि कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एडीएच है, जो एडीएच है वो किडनी में कौन इसका रिसेप्टर होता है? एडीएच का रिसेप्टर भी तो होगा ना किडनी में, तभी तो वहाँ जाके रिसेप्टर पे जाके तो जाके अपना काम करेगा। तो जो किडनी में जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा रिसेप्टर होता है? V2 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? V2 रिसेप्टर होता है। एडीएच को एडीएच V2 रिसेप्टर पे जाकर के क्या काम करता है? एंटी डायरेटिक। क्या काम करता है? डायरेसिस को, यूरिन को ज़्यादा निकालने से रोकता है, ठीक है। एंटी डायरेटिक का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि किडनी में V2 रिसेप्टर में अगर मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका एडीएच का जो रिसेप्टर होता है, या तो फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी तब डायबिटीज इंसिपिडस होगा, या फिर जब फॉर्मेशन में एडीएच के फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आ रही तो हो सकता है कि किडनी में जो रिसेप्टर है वहाँ काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो जब वहाँ दिक्कत होगी, जैसे ये V2 रिसेप्टर है, अगर यहाँ एडीएच आ रहा है, यहाँ आके काम नहीं कर पा रहा है, तो अगर यहाँ आके काम नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत कहाँ हो रही है? यहाँ किडनी पे हो रही है। और जो किडनी पे जो दिक्कत हो रही है, ये क्या दिक्कत हो रही है? डैमेज B2 रिसेप्टर। क्या दिक्कत हो रही है? B2 रिसेप्टर के डैमेज की वजह से कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस होगा? नेफ्रोजेनिक। कौन सा होगा भाई? नेफ्रॉन में है दिक्कत, दिक्कत किस में है? नेफ्रॉन में। तो यहाँ कौन सा इंसिपिडस? नेफ्रोजेनिक। कौन सा इंसिपिडस? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। किसकी वजह से होता है? डैमेज B2 रिसेप्टर की वजह से। और B2 रिसेप्टर के डैमेज की वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है। तो आपको बता दें कि मोस्ट कॉमन डायबिटीज इंसिपिडस मैंने कौन सा बताया था? न्यूरोजेनिक बताया था। कौन सा बताया था? न्यूरोजेनिक, मोस्ट कॉमन। लेकिन मोस्ट डेंजरस अगर पूछ लिया जाए आपसे, अगर मोस्ट डेंजरस पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? नेफ्रोजेनिक। मोस्ट डेंजरस डायबिटीज इंसिपिडस, मोस्ट डेंजरस डायबिटीज इंसिपिडस कौन सा होगा? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम एडीएच भी देंगे, उसमें तो अगर हम क्या कर सकते हैं? एडीएच दे भी सकते हैं मरीज को, एडीएच दे सकते हैं, तो उससे जो एडीएच की कमी हो रही थी वो कमी हम पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एडीएच देंगे भी तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि B2 रिसेप्टर में दिक्कत हो रही है। कहाँ दिक्कत होती है? आपके नेफ्रॉन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो B2 रिसेप्टर में दिक्कत हो रही है, इसलिए मोस्ट डेंजरस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट डेंजरस डायबिटीज इंसिपिडस, मोस्ट डेंजरस डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो कौन सा होगा? नेफ्रोजेनिक। कौन सा होगा? नेफ्रोजेनिक। और एक और होता है डेक्स्ट्रोजेनिक भी होता है, जो पानी पीने की वजह से होता है। कौन सा होता है? डेक्स्ट्रोजेनिक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि
क्लासिकल साइन एंड सिम्टम क्या होगा? क्लासिकल साइन एंड सिम्टम, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम डायबिटीज इंसिपिडस के। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम किसका? डायबिटीज़ इंसिपिडस का। क्या होगा भाई? अगर आपको एडीएच की कमी हो रही है, तो एडीएच की कमी हो रही है तो यूरिन ज़्यादा पास होगा, पॉलीयूरिया होगा मरीज़ को। और पॉलीयूरिया अगर हो रहा है, तो पॉलीयूरिया अगर हो रहा है तो क्या वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी कि ज़्यादा होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वहाँ पर। क्या होगी? डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको माइंड खोल लेना है, आपको माइंड खोल लेना है, इसी तरह पढ़ना होगा, इसी तरह पढ़ना होगा, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ाना अभी टाइम नहीं है। जिस तरह हम लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो हमारी जूम पे क्लास पे पढ़े थे, उनको एक एक पॉइंट इस तरह समझा रहे थे जैसे थ्योरेटिकल। तो अगर वो लोग सोचे कि उस तरह की क्लास होगी, उस तरह की क्लास से पार नहीं पढ़ने वाली है भैया, उस तरह की क्लास से पार बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, यहाँ आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जा रहे वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ किस तरह पहुँचे। सर मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इतना पढ़ाया है, और इसी तरह सारे क्वेश्चंस का आंसर, चाहे हम 5 ही क्वेश्चन कवर करवाएंगे पूरे उसमें, चाहे हम पूरे सेशन में, क्वेश्चन सेशन में हम 5 ही क्वेश्चन कवर करवाएं, लेकिन उन 5 क्वेश्चन का मतलब 50 क्वेश्चन कम से कम रहेगा, कम से कम 50 क्वेश्चन रहेगा उन 5 क्वेश्चन का मतलब। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए और आपके माइंड को शार्प रख के पढ़िएगा। प्लस उसके अलावा आप बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल एक पढ़ने के मन से आप पढ़िएगा, तो मैं कह दे रहा हूँ 101% आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार इसको रिपीट पढ़िए, आप एक बार इसको रिपीट पढ़िए, 101% है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, 101% आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। भैया क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है। मैंने क्वेश्चन जो पढ़ाया था, हाउ डज द नर्स एक्सपेक्ट द यूरिन that is collected for a routine analysis to appear in a client डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस का क्लाइंट है, उसका रूटीन एनालिसिस करना है। अब भैया उसमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी कम मिलेगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम मिलेगी तो उसमें क्या ज़्यादा रहेगा? पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा, और पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो भैया कैसा रहेगा उसको यूरिन का कलर? पानी की मात्रा जब ज़्यादा रहेगी तो कलरलेस ही तो रहेगा भाई। टी कलर, येलो कलर, पिंक कलर, तो ये तो इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो क्या पानी टी कलर का होता है? नहीं होता ना। क्या पानी येलो कलर का होता है? नहीं होता ना। पिंक कलर का भी नहीं होता। तो ये सारे आंसर आपका गलत। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? कलरलेस। क्या जाएगा? कलरलेस। आपको इस तरह समझने की ज़रूरत होगी, तब जा कर के आपको क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। क्वेश्चंस अब आपको बहुत सीधा लग रहा होगा, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में तो पता नहीं क्या है, क्या है कोई पता नहीं। बट जब क्वेश्चंस को समझेंगे, आप लोग आसानी से पढ़ेंगे, उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो 100% है कि आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात बता दे रहा हूँ, इसी तरह हमको पढ़ना है। आज सिर्फ डेमो है, सिर्फ डेमो क्लास है। सारी क्लासें इससे भी बेटर होने वाली हैं, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए RS नर्सिंग करियर पॉइंट, जहां आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन RS नर्सिंग कोचिंग में आपको डेली मिनिमम 2 आवर की क्वेश्चन सेशन की क्लास रहेगी। उस क्वेश्चन सेशन में आपको इसी तरह क्वेश्चन सेशन करवाए जाएंगे, और नर्सिंग का बहुत ज़्यादा पार्ट आपको करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं थ्योरेटिकल पढ़ाने की नीड हुई हमको, तो हम थ्योरेटिकल उसको थ्योरेटिकल भी हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा नॉर सेट पर पूरा फोकस रहेगा, साथ में NHM पर भी फोकस हम लोग करेंगे। ठीक है, और
आपको बता दें कि इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री है, तो आप लोग सब के सब कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट देना मत भूलिएगा, ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट नहीं कंडक्ट करेगा उसको स्पेशली नुकसान होगा उसी कैंडिडेट को, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट जो रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल के हम टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस की हम बात कर रहे थे, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की मैं बात बता दूं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस का एक क्वेश्चन और बनता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस से एक क्वेश्चन और बनता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस में, बताइए आप लोग। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए, गौर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करवाएंगे। क्वेश्चंस यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, जिस क्वेश्चंस को हम पकड़ेंगे उसका निचोड़ निकाल देंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस होगी कार्बामाजिपाइन। कौन सी? कार्बामाजिपाइन। कौन सी ड्रग? कार्बामाजिपाइन। भैया कौन सी ड्रग है ये? कार्बामाजिपाइन एंटी सीजर ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी सीजर ड्रग है। सर एंटी सीजर ड्रग डायबिटीज इंसिपिडस में क्यों दे रहे हैं? एंटी सीजर ड्रग डायबिटीज इंसिपिडस में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह बीक एडीएच की तरह भी काम करती है। जो कार्बामाजिपाइन है बीक एडीएच की तरह भी काम करती है। ठीक है। नॉर्मल लेवल कितना होता है? 5 से 12 मिलीक्वेलेंट पर ml पर लीटर, सॉरी। ठीक है, पर लीटर। और ये जो कार्बामाजिपाइन जो ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस में तो है ही, साथ में अदर डिजीज एटोनिक सीजर में भी। किसमें? एटोनिक सीजर में भी ड्रग ऑफ चॉइस है ये। ठीक है। उसके अलावा सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में भी है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। आपसे अगर इस पूछ ले कि सिंपल पार्शियल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? कार्बामाजिपाइन रहेगी। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? कार्बामाजिपाइन रहेगी। एटोनिक सीजर में कौन सी रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस? कार्बामाजिपाइन रहेगी। पेन इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, पेन इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, न्यूरालजिया, इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? कार्बामाजिपाइन। तो कार्बामाजिपाइन के क्वेश्चन हमने कवर किए कि कार्बामाजिपाइन किस किस की ड्रग ऑफ चॉइस है? एक्यूट डायबिटीज इंसिपिडस की, एटोनिक यूटेरस की, सॉरी एटोनिक सीजर की, सिंपल कॉम्प्लेक्स सीजर की। ठीक है। और ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में पेन अगर होगा तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देंगे हम? कार्बामाजिपाइन देंगे। ठीक है। ये तो हो गई एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस। कौन से में? ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस में। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन, कार्बामाजिपाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कवर करिए, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो साइड इफेक्ट क्या होता है? एग्रेनुलोसाइट। क्या होता है? एग्रेनुलोसाइटोसिस। क्या होगा? एग्रेनुलोसाइटोसिस होगा। कार्बामाजिपाइन का साइड इफेक्ट क्या होगा? एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ये क्वेश्चंस भी आप ध्यान रखिएगा।
तो एक्यूट डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमने क्या देखा कि कार्बामाज़ेपाइन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है, कार्बामाज़ेपाइन ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ड्रग, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा क्रोनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रोनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्रोनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? क्या रहेगी? आंसर दीजिए आप लोग, क्या रहेगी? अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक एक पढ़े हम लोग, क्वेश्चन हम लोग एक पढ़े हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम यहाँ कवर कर ले रहे हैं। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम यहाँ कवर कर ले रहे हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रोनिक डायबिटीज इंसिपिडस, डेस्मोप्रेसिन। कौन सी भैया? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस किसकी? डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस? क्रोनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डेस्मोप्रेसिन भैया कौन से रूट से दी जाती है डेस्मोप्रेसिन, कोई बताएगा? डेस्मोप्रेसिन जो ड्रग है वो कौन से रूट से दी जाती है? इंट्रानेजल। ध्यान रखिएगा, इंट्रानेजल रूट से। कौन से रूट से दी जाएगी? इंट्रानेजल रूट से दी जाएगी। ठीक है, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस से थोड़ा बहुत ओवरव्यू, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने आपको कवर करवाए हैं। ठीक है, तो RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म में आपको इसी तरह की क्लासें मिलने वाली है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, वेसोप्रेसिन, डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सब हमने किया था। दूसरा क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल ही गया है कि भाई क्या, हाउ डज द नर्स एक्सपेक्ट द यूरिन दैट इज कलेक्टेड फॉर ए रूटीन यूरिन एनालिसिस टू अपीयर इन क्लाइंट डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस के क्लाइंट में यूरिन एनालिसिस कर रहे तो कैसा कलर मिलेगा, और उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो कैसा मिलेगा कलर? कलरलेस। कैसा कलर मिलेगा आपको? कलरलेस। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? कलरलेस जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? व्हेन ए चाइल्ड इंजरी एपिफाइजियल प्लेट फ्रॉम ए फ्रैक्चर, डैमेज में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आज अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हैं, तो डेली जो क्वेश्चंस रहेंगे लगभग एक टॉपिक के रहेंगे, जिससे कि आप लोग सिर्फ एक टॉपिक के आसपास ही घूमते रहें, है ना? ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए है, ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए है। जो क्लासेस चल रही है वो तो अभी बाकी है, और ये जो क्लासें आपकी अपलोड होनी है RS नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन पर, ये आप 1 साल तक देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन पर आपको 1 साल तक अवेलेबल रहेगी, तो जल्दी से आप लोग इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, जिसका आपको 1599 रुपये में एक्सेस दिया जा रहा है। 1599 रुपये में 1 साल के लिए एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस सेशन कवर हो जाएगा, और टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट ओनली टेस्ट पेपर खरीदना चाहता है, वो सिर्फ 500 रुपये के में 15 टेस्ट आप ले सकते हैं। 15 टेस्ट 500 रुपये में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरे क्वेश्चन में है व्हेन ए चाइल्ड। इसमें हमने प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पे हमने लिया है। ठीक है, व्हेन ए चाइल्ड इंजरी एपिफाइजियल प्लेट फ्रॉम ए फ्रैक्चर, डैमेज में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कोई बच्चा है और उसके एपिफाइजियल प्लेट में फ्रैक्चर है, तो उसके डैमेज की वजह से आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं। तो एपिफाइजियल प्लेट कौन सी होती है भैया? ये जो आपकी मान लीजिए ये बोन है। ठीक है, ये आपकी एक बोन हो गई,
ये हो गया एपिफाइजियल, इधर भी एपिफाइजियल, ऊपर का कौन सा, प्रोक्सिमल एपिफाइजियल, प्रोक्सिमल एपिफाइजियल, और नीचे वाला है ये डिस्टल, कौन सा, डिस्टल एपिफाइजियल, डिस्टल एपिफाइजियल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन एपिफाइजियल में कहीं इंजरी हुई है, मान लिया जाए यहाँ पर इंजरी हो गई तो क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एपिफाइजियल है ना, यहीं से बोन ग्रोथ करती है, बोन का ग्रोथ एपिफाइजियल से ही होता है। एपिफाइजियल जो एंड होता है, ये जो एपिफाइजियल एंड होता है, यहीं से बोन का ग्रोथ होता है। तो अब बताइए, अगर यहीं पर फ्रैक्चर हो गया तो क्या ग्रोथ होगी, नहीं। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हमको क्वेश्चंस में आंसर ढूंढिए। क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, दूसरा परमानेंट नर्व डैमेज, भैया नर्व डैमेज यहाँ प्रोक्सिमल एपिफाइशियल या डिस्टल एपिफाइशियल के में फ्रैक्चर होने पर नहीं हो सकती। ठीक है, शाफ्ट अगर टूटता, ये डाइफाइसिस, बीच का जो पार्ट है क्या बोलते हैं इसको, डाइफाइसिस, अगर ये शाफ्ट टूटता तब हो सकता है कि इसके टूटने पर नर्व डैमेज हो जाए, बट इनके टूटने पर नर्व डैमेज नहीं हो सकती, इसलिए परमानेंट नर्व डैमेज भी नहीं हो सकता, ये भी गलत। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हो सकता, ये भी गलत। ओस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन भी नहीं होगा। क्या होगा, बोन ग्रोथ डिस्ट्रप्शन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोक्सिमल एपिफाइजियल क्या काम करता है, डिस्टल एपिफाइजियल क्या काम करता है, दोनों एंड क्या काम करते हैं, आपके बोन को ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो अगर इन्हीं में इंजरी हो जाएगी तो बोन का ग्रोथ है वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कवर करते हैं। अब ये क्वेश्चंस हमने छोटे छोटे सभी तरह के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि जिस तरह पहला क्वेश्चन था बहुत हमने डीपली उसको कवर किया है। ठीक है, इसको थोड़ा और कम किया है, और इसमें हम वन लाइनर देंगे 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, ये सिर्फ डेमो के लिए है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे बिल्कुल आपको जो समझाया जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझाएगा इस तरह, प्लस सारे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो भी कवर करवाएंगे, जो आपको प्रायोरिटी बेस है वो भी हम लोग कवर करवाएंगे, इमेज बेस भी आपको कवर करवाएंगे, वीडियो बेस भी आपको कवर करवाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ऐसा कौन सा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को रोक सकता है। क्या है भैया, प्रॉपर हैंड वॉशिंग। क्या है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग। अगर प्रॉपर हैंड वॉशिंग आप लोग करते हैं तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड स्टेटस। फ्लूइड स्टेटस को चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डेली वेट चेक करेंगे पेशेंट का। क्या करेंगे, डेली वेट चेक करेंगे, तब जा कर के आपको फ्लूइड का स्टेटस पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द नर्स रिसीव इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन। एक पेशेंट है, उसकी इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट देख रही है एक नर्स, और उसको पेशेंट को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, और इमीडिएटली इन्फॉर्म भी कर चुके हैं फिजिशियन को। ठीक है, एन इंक्रीज मायोग्लोबिन लेवल सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है उस रिपोर्ट में क्या बढ़ा हुआ है, मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, मरीज को कैंसर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए, क्वेश्चंस आपको हो सकता है ओवरव्यू देखने पर टफ लगे, बट क्वेश्चन को अगर इजीली पढ़ते जाएं, उसका मतलब समझते जाए तो 101% आपको आंसर आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग 101% मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया होगा। कारण क्योंकि इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने बिल्कुल इजी पढ़ा है, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ा है। तो क्वेश्चंस पढ़ना भी महत्वपूर्ण बात होती है पेपर में क्वेश्चन पढ़ना महत्वपूर्ण बात होगी। आपको 180 क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, 180 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के रहेंगे,
और नर्सिंग के साथ साथ 20 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग जीके के कवर करेंगे। मैथ रीजनिंग जीके के आपको 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे एम्स में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का जो मार्किंग रहेगा 1 मार्किंग रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी एम्स में। नॉर्थ सेट का जो एग्जाम होगा 20 नवंबर को, उसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको विशेषकर नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना है और वो नेगेटिव मार्किंग आप कंट्रोल कर सकते हैं आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग सेपरेटली अगर किसी कैंडिडेट को अगर सेपरेटली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना है तो उसका चार्ज है 500 रुपया, ठीक है। उसके अलावा इस ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ सारा ये ऑनलाइन बैच भी अगर कोई कैंडिडेट लेना चाहेगा 1 ईयर का एक्सेस उसका लेना चाहेगा तो वो आपका 1599 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 1599 का, ठीक है। क्वेश्चंस कवर करते हैं। इस क्वेश्चन को आप इजी पढ़िए, समझते जाइए तो 100% आप लोग आंसर देंगे। द नर्स रिसीव इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट, नर्स ने इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट रिसीव किया है क्लाइंट का और चेस्ट पेन हो रहा है क्लाइंट को। इन्फॉर्म फिजिशियन को हो गया है। इंक्रीज मायोग्लोबिन लेवल इंक्रीज आ रहा है रिपोर्ट में। क्या सजेस्ट होगा? आप क्या सोच सकते हो उस मरीज के बारे में? क्या होगा? क्या कैंसर होगा? नहीं। मायोग्लोबिन इंक्रीज किस में होता है? मायोग्लोबिन इंक्रीज कार्डियक मसल डैमेज होने पे होता है और कार्डियक मसल डैमेज होने के 2 घंटे के अंदर अंदर मायोग्लोबिन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होगा। कब? जब आपके कार्डियक मसल डैमेज होंगी। जब कार्डियक मसल डैमेज होंगी तो क्या होगा? कार्डियक मसल डैमेज होने पे क्या होगा? आपको मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होगा। और कार्डियक मसल डैमेज कब होगी? मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। कब होगी? मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। कैंसर गलत, हाइपरटेंशन गलत, लीवर डिजीज गलत, मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज द राइट आंसर। और ये लोग आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा, मुझे कंफर्म है। बट क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम आपके पास 3 घंटे का है। 3 घंटे का आपको जो नॉर्थ सेट में जो पेपर रहेगा 3 घंटे का रहेगा और 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको टाइम के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखते जाने हैं। टाइम तो मैनेज करना ही है, 200 क्वेश्चन 180 मिनट, ठीक है। और टाइम मैनेज के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी आराम से पढ़ना है। इजी क्वेश्चंस आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप लोग पेपर देख के खुश भी होंगे, लेकिन पेपर को लाइटली मत लीजिएगा। पेपर को लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि एम्स का पेपर है और एम्स के पेपर का मतलब है कि आपको वहाँ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट मत करिएगा, उसमें आपको बहुत सोच समझ करके आंसर देना होगा, ठीक है। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।